आज हम समझते हैं कि आखिर ये जो गंगा नदी है यह निकलती है कि गंगा नदी बनती है। निकलती है तो कैसे निकलती है और बनती है तो कैसे बनती है। ये दो सवाल हैं हमारे मन में और शायद आपके भी मन में होंगे कि गंगा नदी आखिर में निकलती है कि गंगा नदी बनती है। कितने लोग ये मानते हैं कि जो गंगा नदी है वह गंगोत्री से निकलती है, उनका मानना भी सही है। कितने लोग ये मानते हैं कि आखिर ये गंगोत्री में भागीरथी नदी के आकर के मिलने से गंगा नदी बनती है, ये भी सही है। दोनों सही है, किसी के भी बात को काटा नहीं जा सकता है। बस यहाँ पे बात है उनके धर्म और उनके विश्वास की। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये नदियाँ बनती कैसी हैं और प्लस में गंगा नदी कैसे निकलती है और गंगा नदी कैसे बनती है। ठीक है, इसको समझने से पहले आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि जैसे आप फ्रिज से एक पेप्सी का बोतल लेकर के बाहर रखिएगा, कुछ समय के बाद उस बोतल के इर्द गिर्द पानी जम जाएंगे। ठीक है, मतलब उस बोतल में पानी, उस बोतल का जो पानी है वह बाहर आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में नमी है और जब नमी ना एकदम ठंडे से टकराएगी तो वह नमी जल का रूप ले लेगी। सेम D2 यही काम करता है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, हमारा कौन सा पर्वत? तो हिमालय पर्वत। देखिए कैसे, एक ग्लेशियर है संतोपत हिमानी नाम का ग्लेशियर है, और चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। जैसे हम अगर यहाँ पे हैं, अगर 165 डिग्री यहाँ, अरे सॉरी 165 मीटर यहाँ पे हो रहा है, तो 165 मीटर अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊंचे हैं तो यहाँ का तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ का तापमान 1 डिग्री होगा। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस की हमेशा कमी आएगी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है, और अब देखिए, चूंकि वायुमंडल में पूरा नमी है, अब यह नमी है, इस नमी को जल में कैसे बदला जाए, समस्या है। तो वह जब एक हिमालय है, कौन सा? संतोपत हिमानी नाम का, इस हिमानी से वायुमंडल के जितने भी हवाएं हैं वे सभी हवाएं टकराते हैं। टकराने के बाद में वे उन हवाओं में जो जल उपस्थित होता है, उन हवाओं में जो नमी है, वह नमी जल का रूप लेता है, और जल का रूप लेने के बाद में दो जगह से, इस हिमानी के दो जगह से, कह सकते हैं इस ग्लेशियर के दो जगह से दो छोटे छोटे नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, और कह सकते हैं जब हवाएं टकराएंगी तो जल का रूप लेगी, और जब जल नीचे आएगा तो बहना शुरू करेगा, जब बहेगा, जब ज़्यादा मात्रा होगी तो एक नदी का रूप ले लेगा। तो दो किनारे से इस संतोपत हिमानी, कह सकते हैं ग्लेशियर से ना, दो नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम होता है विष्णु गंगा और दूसरे का नाम होता है धौली गंगा। आगे जा करके इस ग्लेशियर को पार करके आगे जा करके ये दोनों ही नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं उसके मिलन स्थल को एक नया नाम दिया जाता है, और विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने की वजह से ना इसका नाम दे दिया गया विष्णु प्रयाग। क्योंकि ये नदी जो देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा जो ये नदी है, ये आकर के मिलती है, और जहाँ पे मिलती है इसी का नाम होता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। अब धौली गंगा और विष्णु गंगा की गहराई लगभग सेम होती है, तो नदियों का नाम उसकी गहराई पर ही दी जाती है। अगर धौली गंगा और विष्णु गंगा में इसकी गहराई ज़्यादा होती तो आगे जो बढ़ रही नदी है उसकी नाम भी इसी का नाम पर रखा जाता। लेकिन अगर धौली गंगा और विष्णु गंगा के ना जो गहराई है वो, उसमें विष्णु गंगा की गहराई अगर अधिक होती तो जो ये नदी आगे बढ़ रही है उस नदी का नाम भी विष्णु गंगा ही रखा जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों की गहराई सेम है, इसलिए आगे की नदी को पकड़ने में दिक्कत ना हो ना, विष्णु प्रयाग से आगे की नदी का नाम रख दिया जाता है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी का नाम रख दिया जाता है। कहाँ से? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने के बाद से। ये अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ रही होती है, बढ़ते बढ़ते इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? नंदाकिनी। जब ये नदी आकर के मिलती है तो जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम होता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। देखिए अभी हाल में ही इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ है प्रयागराज। तो प्रयाग का मतलब होता है कि जहाँ पे मिलन स्थल हो, नदियों का जहाँ पे मिलन स्थल हो उसी को हम लोग प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो नदी मिली तो विष्णु प्रयाग, यहाँ पे एक नदी मिली और ये जो आगे की ओर बढ़ रही नदी होती है यह भी आकर के मिल गई, तो इसका नाम हो गया नंद प्रयाग। जब ये अलकनंदा नदी, अब देखिए यहाँ पर भी इसका नाम अलकनंदा ही होगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी नदी है, इसकी गहराई की अपेक्षा इसकी गहराई बहुत ही कम थी। ठीक है,
ये जब नदी आगे की ओर बढ़ रही होती है तो आगे एक और नदी इसमें आकर के मिलती है, इसका नाम होता है पिंडार नदी। और पिंडार नदी जब आकर के मिलती है तो जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम होता है कर्णप्रयाग। ठीक है, ये नदियाँ आगे की ओर बढ़ रही होती है और यहाँ पर भी इसका नाम अलकनंदा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम इसलिए हम यहाँ पे नहीं शो कर पाए। ठीक है, अब देखिए, अब एक और यहाँ पे समझना आप लोगों को कि उत्तराखंड में एक जगह है केदारनाथ। केदारनाथ जगह है, केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी। अब ये जो नदी है ये जा करके अलकनंदा नदी में मिल जाती है और जहाँ पे मिलती है उसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। और इसके मिलने के बाद भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही होता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे ये अलकनंदा नदी आगे की ओर बढ़ रही होती है तो इसमें आगे की ओर एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है भागीरथी नदी। ठीक है, और ये भागीरथी नदी चूंकि गंगोत्री से निकलती है और भागीरथी नदी की गहराई और ये अलकनंदा की गहराई एकदम डीटो सेम रहती है। क्योंकि जैसे यहाँ पे इन दोनों की गहराई सेम थी इसलिए इसका नाम बदल दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर भागीरथी की जो गहराई है और अलकनंदा की जो गहराई है, इन दोनों के मिलने के बाद इसकी गहराई सेम होती है और इस वजह से इन दोनों नदियों का नाम इनके नाम पर ना रह करके आगे की ओर बढ़ रही नदी का नाम किसी और के नाम से रख दिया जाता है यहाँ पे। तो देखिए, अलकनंदा आगे की ओर बढ़ रही होती है, यहाँ पे भागीरथी जो नदी है ये आकर के मिल गई देवप्रयाग में, जहाँ पे मिली उसका नाम देवप्रयाग। ठीक है, और इन दोनों की गहराई सेम होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया गंगा नदी। कौन सी नाम रख दिया गया? गंगा नदी। तो गंगा नदी एक्चुअली में कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। गंगा नदी एक्चुअली में कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। मानने के बेस पे अगर आप साइंटिफिक तरीके से मानेंगे तो यहाँ पे जो गंगा नदी है वो अलकनंदा नदी ही है, क्योंकि यह बहुत लंबे दूरी तय करके आ रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण अपनाइएगा, धर्म के अनुसार देखिएगा यहाँ पे, तो भागीरथी नदी के मिलने के वजह से ही अलकनंदा का नाम गंगा पड़ गया, इसलिए मेन गंगा जो है वो भागीरथी ही हो जाएगी। तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलकनंदा को ज़्यादा वैल्यू देते हैं या फिर भागीरथी को ज़्यादा वैल्यू आप देते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी नदी होती है भिलंगना नदी, और भिलंगना नदी आकर के भागीरथी नदी में मिल जाती है। और देखिए, यहाँ पे ये भागीरथी नदी है, ये भिलंगना नदी। यहाँ पर एक बांध बना है टिहरी बांध, टिहरी बांध। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, टिहरी बांध। और इसके आगे एक और बांध बना है कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध। ठीक है, अब देखिए, ये भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है? भागीरथी। और ये भिलंगना नदी है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि टिहरी बांध किस नदी पर बनी है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बनी है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही बनी है कौन सी बांध? तो टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ऊंचा में पूछेगा तो टिहरी बांध और भाखड़ा नांगल बांध में लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध तो है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, और टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बनाया गया है। और कोटेश्वर बांध टिहरी बांध को सपोर्ट में रखने के लिए कोटेश्वर बांध का निर्माण किया गया है। तो अब ये नदी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है तो ये आगे की ओर गंगा ही कहलाती है। उत्तराखंड के लोग भागीरथी नदी को ही गंगा मानते हैं और बंगाल के लोग भी भागीरथी नदी को ही गंगा मानते हैं, क्योंकि यूपी बिहार है में नदी आते आते ना ये मेन गंगा के नाम से ही जानी जाती है। बिहार में एक नदी पड़ जाती है करमनाशा, और करमनाशा के मिलने के बाद में उस गंगा नदी के पानी को अशुद्ध बनाया गया है और उसके बाद कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होते हैं। इसलिए आप जब भी देखिएगा तो फिर करमनाशा से पहले जैसे बनारस हो गया या फिर इलाहाबाद हो गया ना, पीछे जितने भी नदी है शहर पड़ते हैं जो गंगा के किनारे हैं। ठीक है, तो उन सब शहरों के किनारे वाले गंगा नदी का पानी को शुद्ध माना गया है और करमनाशा के मिलने के बाद में उस नदी के पानी गंगा नदी के पानी को अशुद्ध माना गया है। ठीक है, अब यह एक इतिहास का टॉपिक हो जाता है तो हम इसको इतिहास में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिर ये नदी जो है गंगा नदी के पानी में कीटाणु क्यों नहीं लगते हैं? क्यों लोग इस पानी को ना साल भर 6 महीना 1 साल 2 साल रख देते हैं फिर भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं? कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो बात होगी।
साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक तरीके से गंगा नदी में एंटीबैक्टीरियोफेज जीवाणु पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देते हैं। जैसे नीम का पत्ता होता है ना, नीम का पत्ता या फिर नीम का दतवन, तो नीम के पौधे में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। हल्दी समझ में आ रहा है आप लोगों को, हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, तो हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसीलिए किसी भी घाव वगैरह को भरने में नीम और हल्दी सहायक होते हैं। उसी प्रकार से जो गंगा का जल है, इस गंगा के जल में भी एंटीबैक्टीरियल ना फेज जीवाणु पाए जाते हैं, क्योंकि ये जल में कीड़े लगने नहीं देते, और जितने भी जल में कीड़े लगते हैं वो उन कीड़ों को खा जाते हैं, क्योंकि जीवाणु जल्दी मरता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आएगा कि अलकनंदा नदी का नाम किस नदी के मिलने की वजह से गंगा पड़ा? तो भागीरथी के मिलने की वजह से। अब इसको आप लोग याद कर सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रयाग हो गया। पहला विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं वन के रुद्र देव, ठीक है, वन के रुद्र देव, ये आप लोग का ट्री है कर सकते हैं। व से हो गया विष्णु प्रयाग, न से हो गया नंद प्रयाग, क से हो गया कर्ण प्रयाग, रुद्र से हो गया रुद्र प्रयाग, और देव से हो गया देव प्रयाग, ठीक है। वन के रुद्र देव, वन यानी कि जंगल के, रुद्र मतलब क्रोधित भगवान, तो जंगल के रुद्रदेव, वन के रुद्रदेव। पहले पहले एक संतपत हिमानी था, उस हिमानी से बहुत सारे हवाएं टकराए। हवाएं जब टकराए तो पानी का रूप ली हवाएं, क्योंकि पानी में हवाएं होती हैं, और वह पानी जब बना तो वो पानी आगे की ओर बढ़ता गया। जब बढ़ता गया तो कह सकते हैं कि ना दो नदी निकली, एक धौली गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा के निकलने से जो यहाँ पे नदियाँ मिली आपस में, उसका नाम पड़ गया विष्णु प्रयाग, और उस नदी का नाम पड़ गया अलकनंदा। अलकनंदा नदी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रही थी, उसमें एक और नदी आकर के मिल गई, नंदाकिनी नदी, जो कि नंद प्रयाग में मिली है, ठीक है। उसके बाद एक और नदी आकर के मिली, पिंडार नदी, जो कि कर्ण प्रयाग में मिली है। उसके बाद मंदाकिनी मिली। देखिए यहाँ पे नंदाकिनी मिली है और यहाँ पे मंदाकिनी मिली है, इसी बात को आप लोग ध्यान में रखना है। मंदाकिनी के मिलने से रुद्र प्रयाग और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग, ठीक है। और उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे बढ़ी, तो अलकनंदा नदी की गहराई और भागीरथी नदी की गहराई ये दोनों सेम है। सेम होने की वजह से इस नदी का नाम बदल करके गंगा रख दिया जाता है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? धार्मिक दृष्टिकोण से तो यहीं से निकलती है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से गंगा जो नदी है वह संतोपत हिमानी से निकलती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। और साथ ही हम लोग ये पढ़ लिए गंगा नदी में कीटाणु क्यों नहीं लगते हैं, और ट्रिक भी आप लोग पढ़ लिए कि देखिए क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ देता है कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलन स्थल को नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो रुद्र प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो देव प्रयाग। ये आप लोग प्रयाग याद रखिए, क्योंकि प्रयाग से ही क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। ये कभी नहीं पूछता है कि गंगा नदी संतोपत हिमानी वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। बस आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये प्रयाग देगा कि ये नदी प्लस ये नदी कौन से स्थान पर मिलती है, वहाँ पे कौन सा प्रयाग आप लोगों का होगा, ठीक है। तो आप लोगों का अगर ट्रिक याद रहेगा और साथ में ये डायग्राम भी आप लोग इसको याद रखिएगा, तो ये पूरा आप लोगों को आसानी से सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।